This conference will now be recorded. हाँ जी, IS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें पता है कि दो मेथड होते हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड के अंदर फर्क ये है कि इनडायरेक्ट मेथड और होती है और इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दोनों में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चेंज है, बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम है। तो हमने डिस्कस करना है सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहां से मैं शुरू करने लगा हूं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। सबसे पहले बात होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसकी ऑल पॉसिबल चीजें बताऊं। तो हर एक हेडिंग के ऊपर आपने बात जब सवाल करने लगो ना, तो कोई परेशानी हो तो वो अपने देख लेने हैं कि वो किस नोट्स में चला जा रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिर्फ, तो पहली बात ये गिवन हो सकता है। अगर ये गिवन नहीं होगा तो दूसरी बात, हम इसको कैपिटल अकाउंट बनाकर फाइंड कर लें। सॉरी, पहले हम रिटेन अर्निंग लिखते हैं। हम इसको रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर फाइंड कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये क्या रिवीजन कर रहे हैं कैश फ्लो की? अभी तो हमने किया था। पहले वो फॉर्मेट के बारे में पूरा बता रहा हूँ। जिसको फॉर्मेट क्लियर है वो चाहे तो क्लास ना ले, लेकिन मैंने आज ना फॉर्मेट जो लोग काफी दिन पहले जिन्होंने कैश फ्लो पढ़ा है ना, तो उन लोगों को मैं रिवीजन करवा। ठीक है, या ये गिवन ओके होगा सर। या रिटेन अर्निंग का लेजर वहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा कि अगर रिटेन अर्निंग भी नहीं गिवन तो कैपिटल का लेजर बनाकर भी फाइंड हो सकता है। ये सीक्वेंस के हिसाब से चलोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक होगी बात। और चौथी बात आ जाती है कॉमन सेंस के ऊपर कि कभी कभी इनके अलावा भी चीजें आ जाती हैं, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन वो कॉमन सेंस से बंदा जनरेट कर सकता है कि इनके अलावा भी अगर कोई मसला आए तो हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। अब गिवन होगा तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। लेकिन अगर रिटेन अर्निंग से फाइंड करना हो तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले रिटेन अर्निंग का जिक्र कर लेते हैं। फिर अगर रिटेन अर्निंग सवाल के अंदर नहीं गिवन तो फिर हमारा ऑप्शन होगी कैपिटल का लेजर। ठीक होगी बात। तो पहले हम देखते हैं जनाब रिटेन अर्निंग के लेजर से किस तरह से प्रॉफिट फाइंड होता है। तो जनाब रिटेन अर्निंग के पहले तो नाम लिखें कि पेपर में किस किस तरह का नाम वो इस्तेमाल कर सकता है। एक वो रिटेन अर्निंग का नाम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से इस्तेमाल कर सकता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझो वो भी रिटेन अर्निंग का ही लेजर है। या वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का बैलेंस दे सकता है।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो रिटेन अर्निंग की बात कर रहा होगा। कभी कभी वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर दे देता है बैलेंस, फिर भी वो रिटेन अर्निंग की बात कर रहा होगा। कभी कभी वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का जिक्र करता है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो जब भी इसमें से किसी भी नाम से बैलेंस गिवन हो तो समझो कि रिटेन अर्निंग की बात हो रही है और वो रिटेन अर्निंग ही है। इन वेरी रेयर केसेस, बहुत कम चांसेस हैं कि रिटेन अर्निंग का नाम वो कभी कभी रिजर्व के नाम से भी दे देता है। हालांकि रिजर्व होते तो ये सारे रिजर्व ही है ना, तो रिजर्व में और भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, रिजर्व में और भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए हम रिजर्व का नाम यहां पर नहीं लिखा। मैंने एक सवाल देखा था जिसमें उसने रिजर्व के नाम से रिटेन अर्निंग को लिखा हुआ था। हालांकि जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं, कुछ कैपिटल रिजर्व होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं। तो रिटेन अर्निंग के पहले तो नाम इनमें से कोई नाम हो, समझ लो रिटेन अर्निंग की बात हो। गॉट इट? उसके बाद फिर रिटेन अर्निंग का लेजर बनाते कैसे हैं, तो वो हम बात देख लेते हैं। रिटेन अर्निंग, जी सबसे पहले आपको पता है रिटेन अर्निंग की जो नेचर है वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट नेचर होती है, बट नेगेटिव होगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हुए हैं तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, बट अगर सिंपल बैलेंस गिवन हुआ है, नेगेटिव नहीं गिवन, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट नेचर रिटेन अर्निंग है। और यहां पर हम लिखेंगे कैरी डाउन। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद अगर सवाल के अंदर ये बताया हो कि रिजर्व के अंदर कोई चीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की है, आपको याद होगा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला रिटेन अर्निंग का कॉलम है, बस डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखा हुआ है, अदरवाइज रिटेन अर्निंग का ये कॉलम है। गॉट इट? चीजें प्लस होंगी वो क्रेडिट करते जाते हैं, जो चीजें माइनस होगी डेबिट, उसमें जो चीज डेबिट करते जाते हैं। तो जनरल रिजर्व में जितना रिटेन अर्निंग का पोर्शन ट्रांसफर करना है, सवाल के अंदर बताया होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आप लोग एक एप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो जिसमें लिखते हो एक्सेस डेबिट हो, रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कोई एसेट का एक्सेस डेप्रिसिएशन अवेलेबल है तो वो भी रिटेन अर्निंग में लिखेंगे। इसके अलावा वो तमाम बातें जो रिटेन अर्निंग जिसकी वजह से डेबिट या क्रेडिट होगा आपने लिखना है। लिखने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना यहां पे, तो ये होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पर तो ये हमारा होगा डिविडेंड। इसका मतलब है सवाल के अंदर आपको पहली प्रेफरेंस ये है कि आपकी बैलेंसिंग फिगर ये हो, और अगर इस साइड पर आएगा तो डिविडेंड फाइंड करेंगे। तो एक बात याद रख लें, कैश फ्लो के सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग के लेजर में 9% या प्रॉफिट फाइंड किया जाता है या डिविडेंड फाइंड होता है, इसके अलावा और कोई चीज फाइंड नहीं होती। या प्रॉफिट फाइंड किया जाता है या डिविडेंड फाइंड किया जाता है, इसके अलावा और कोई चीज फाइंड नहीं होती। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पैट टैक्स गिवन है
ये रिटेन अर्निंग के बाद की बात कर रहा हूं। हमें तो चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपने करना क्या है, जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड किया है उसमें आपने टैक्स फॉर द ईयर ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या करना है हमने कि जो रिटेन अर्निंग से फाइंड हुआ उसमें टैक्स ऐड कर देंगे इफ गिवन। अगर गिवन ही नहीं है ना टैक्स हमारे पास, तो फिर तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गॉट इट? एक दफा पेपर में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल आया। वो सवाल बताने से पहले मैं आपको एक लेजर बनवाता हूं रीवैल्यूएशन सरप्लस का। रीवैल्यूएशन सरप्लस का नॉर्मली लेजर नहीं बनाया जाता, लेकिन आई कैप ने कैश फ्लो के एक सवाल के अंदर रीवैल्यूएशन का लेजर बनवाकर, अब रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस है। अगर एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है एसेट के नाम से। जो मैं नाम लिखूं ना उसकी एंट्री पास कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा मैंने किया क्या। एक रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता है रिटेन अर्निंग के नाम से। एक रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता है रिटेन अर्निंग के नाम से। ये कौन सी चीज है भला? एक्सेस डेप्रिसिएशन। राइट? उसके बाद एक रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता है एसेट के नाम से। और ये क्या चीज है? जब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स करते हैं, मैं एंट्री पास कर दूं इसकी एंट्री पास होती है कि अगर पहले हमारा सरप्लस पड़ा था, अब लॉस आ गया, तो पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करते हैं, फिर हम रीवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करते हैं, और एंड पे एसेट को क्रेडिट करते हैं। ये काम हम करते हैं। तो ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है रिवर्सल के केस में, तो किस नाम से होगा? एसेट के नाम से। क्लोज कर देंगे। तो उस सवाल के अंदर आई कैप ने ये चीज फाइंड यहां से की थी, रिटेन अर्निंग, एक्सेस डेप्रिसिएशन, बाकी चीजें उसने दे दी थी, ब्रॉडऑन दे दिया था, कैरिड ऑन दे दिया था, सरप्लस दे दिया था, रिवर्सल अगर है तो वो दे दिया था। तो इसको उसने क्लोज करके ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड की। यहां से फाइंड करने के बाद उसने ये वाली फिगर यहां पे पोस्ट करी। एक सवाल पेपर में ऐसा आया हुआ है, क्योंकि सवाल के अंदर जो चीजें मिसिंग होती है वो लेजर बनाकर हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसने पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाया, रिवैल्यूएशन का सरप्लस का लेजर बनाकर वहां से जो एक्सेस डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड की, उसका जो इफेक्ट रिटेन अर्निंग में आया तो वो उसने पोस्ट किया। क्लियर होगी बात? तो जनाब रिटेन अर्निंग की बात खत्म हो गई। रिटेन अर्निंग की बात खत्म हो गई कि रिटेन अर्निंग में आपने ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन लिखना है, बाकी चीजें लिखने के बाद दो चीजें फाइंड हो सकती हैं बस। इसके अलावा मेरे ख्याल में रिटेन अर्निंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिटेन अर्निंग से कोई और चीज फाइंड नहीं होगी कैश फ्लो के अंदर। हाँ, अदर देन कैश फ्लो होगा तो उसकी बात फिर करेंगे। सर जी जी सर, ये जो ईयरली बेसिस सरप्लस को अमोर्टाइज करते हैं, ये वो वाली अमाउंट आती है रिटेन अर्निंग के नाम? है जो अमोर्टाइज नहीं बोलते होते, फरजान भाई बोलते होते हैं रियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू। रियलाइज करते हैं जिसे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन का नाम कहते हैं, ये वो वाली अमाउंट है। डन होगी बात? मैं रिटेन अर्निंग को खत्म करने जा रहा हूं और आगे जा रहा हूं मैं कि अब अगली बात करने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर ना प्रॉफिट गिवन है
ना रिटेन अर्निंग का कोई हिंट गिवन है, तो फिर आप बना लोगे कैपिटल का लेजर, कैपिटल अकाउंट बना लो। क्लियर होगी बात? आपको ना रिटेन अर्निंग गिवन है, ना प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है, फिर आप बना लोगे कैपिटल का लेजर। ओके होगी बात? फिर कैपिटल में क्या होगा? ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन। ये कैपिटल का लेजर सिर्फ उस सूरत में बनेगा इफ रिटेन अर्निंग नॉट गिवन, अदरवाइज कैपिटल का इस तरह से लेजर नहीं बनेगा जिस तरह का हम बना रहे हैं। डन होगी बात? तो अभी तो हम लिख रहे, यही अज्यूम कर रहे हैं कि रिटेन अर्निंग गिवन नहीं है, तो फिर आपका प्रॉफिट इधर आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि रिटेन अर्निंग का तो लेजर ही नहीं है। फिर जो प्रॉफिट है वो आपका यहां पर आ जाएगा, और इसमें मोस्टली ड्राइंग्स का लफ्ज आता है, मोस्टली, और ड्राइंग्स और डिविडेंड एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कभी भी दोनों नहीं होते, क्योंकि ड्राइंग्स इंडिविजुअल का केस में होता है और डिविडेंड कंपनी का केस होता है, होती नेचर इन दोनों की सेम है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन पोस्ट करेंगे, अदरवाइज फाइंड हमें यही करना है। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, कैश। ये कैश होता है न्यू कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। अब इसकी प्रेफरेंस क्या क्या होगी? अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो नंबर 1 पे प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और अगर प्रॉफिट गिवन है तो फिर देखेंगे अगर इस साइड पर अमाउंट आ रही है तो ये ड्राइंग होगी, और अगर इस साइड पर आएगी तो वो न्यू कैपिटल होगा। ये जो मैंने 1 2 3 लिखा ना, ये इसकी प्रेफरेंस के लिहाज से बात लिखी है कि अगर क्रेडिट साइड पर अमाउंट आ रही है, क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ रहा है, तो पहली बात प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट गिवन हो तब कैश की बारी आएगी, और अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो प्रॉफिट ही होगा। और अगर डेबिट साइड पर है तो वो तो है ही ड्राइंग्स या डिविडेंड। बट एक बात याद रखनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन होगी तब। एडिशनल इंफॉर्मेशन एज इट इज पोस्ट करते हैं, बाकी जो डिफरेंस है वो ये लिखते हैं। अगली बात सुन लीजिएगा, सवाल के अंदर अगर रिटेन अर्निंग गिवन हो तो प्रॉफिट और डिविडेंड रिटेन अर्निंग के लेजर में जाएगा, फिर इस लेजर में नहीं आएगा। बाकी चीजें सारी आएंगी, लेकिन प्रॉफिट और डिविडेंड फिर रिटेन अर्निंग के लेजर में जाएगा, इधर नहीं आएगा। अगर वो ना गिवन हो तो फिर यहां पे आएगा। डन? तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमने शुरू किया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर सवाल के अंदर नहीं गिवन होता तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। डन होगी बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास लिखा हुआ है एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक लिखा हुआ है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये एक ही बात है, सिर्फ फर्क क्या है, डेप्रिसिएशन होती है नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स की, और अमोर्टाइजेशन होती है इनटेंजिबल एसेट्स की। हमारे पेपर में इनटेंजिबल एसेट का जिक्र खैर कम है, बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। अगर आएगा भी सही तो उसका डिफरेंस लेकर हम डेप्रिसिएशन की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे। डन? आपको मैं जो ज्यादातर पेपर में बातें आती हैं मैं उसको आपको हाईलाइट कर देता हूं, जो हमसे रिलेटेड है। ठीक है, वो ये है, गेन है, उसके बाद बाकी जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर वारंटी प्रोविजन, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाता है जनाब
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम आपको पता है दूसरी ऑप्शन अडॉप्ट की हुई है नेट करने वाली, तो इसलिए ये भी हम इग्नोर करेंगे। प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री अगर आ जाए तो आप लिख दिया करो ऐड बैक करते होते हैं इसको, यानी ऑब्सोलीट ऑफ इन्वेंट्री हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए हम इसको भी ऐड बैक करते हैं, लेकिन पेपर में नहीं आता होता नॉर्मली। ठीक है, ये है, इस एडजस्टमेंट का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हाँ, इसमें ना दो तीन चीजें आप और ऐड कर लो, इसमें दो तीन नहीं, सिर्फ दो चीजें ऐड करो। एक इसमें ऐड कर लो फेयर वैल्यू गेन, वो माइनस कर देना, और फेयर वैल्यू लॉस अगर सवाल के अंदर गिवन हो वो ऐड कर देना। आप अपनी ये चाहे अपने फॉर्मेट के अंदर, मैंने ये बात लिखवाई हुई है, सवाल के अंदर अगर फेयर वैल्यू गेन आए तो आपने प्लस कर लेना है, सॉरी माइनस कर देना है, रिवर्स करना होता है ना, और अगर फेयर वैल्यू लॉस आ जाए तो प्लस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, बल्कि डेप्रिसिएशन की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, ये डेप्रिसिएशन की बात मैं करूंगा आपका वहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू लॉस की भी मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। यहां पर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस की, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे कर देना, और एक होता है जितना इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड हुआ है। तो अगर हम ब्रॉड लिखें, ये है इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो हम इसका ब्रॉड ऑन इधर लिख देंगे, कैरिड ऑन यहां पे लिख देंगे। और अगर सवाल के अंदर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन है, वो सवाल के अंदर बताया होगा, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और जितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो लिख देंगे कैश के नाम से। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना सवाल के अंदर, ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। और जो ये अमाउंट होगी, ये अमाउंट होगी जनाब इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर। अब पेपर में दोनों की सेम प्रेफरेंस है, इन दोनों में से आपको या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन होगा तो आप कैश की अमाउंट फाइंड करेंगे जो कि इंटरेस्ट पेड होगा, या कभी कभी वो सवाल के अंदर कहता है कि मैंने इंटरेस्ट इतना पे किया है, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट आ जाएगी। तो दोनों लेजर बनाएंगे, दोनों में से एक चीज गिवन होगी और एक चीज हमने फाइंड करनी होगी, तो इसका मतलब है दोनों की मेन प्रेफरेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का हम इस तरह से लेजर बनाएंगे। फिर अगली बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल की। अगर हम इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करें, इसका ताल्लुक होता है इंटरेस्ट इनकम के साथ। इसका ताल्लुक होता है इंटरेस्ट इनकम के साथ। इसका ब्रॉड ऑन हमेशा डेबिट साइड पर होगा क्योंकि रिसीवेबल है, और कैरिड ऑन पे होगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कि इनकम है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश। डन, क्लोज करेंगे।
अब इनमें से भी वही बात, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, और ये जो चीज है ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। और ये भी मैं लिख दूं कि ये चीज तो जाती है ना एडजस्टमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट में आती है, और ये चीज आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आपके पास पेपर पर अप्लाई हुई हैं, सारी की सारी, हर सवाल में नहीं, कोई किसी सवाल में, कोई किसी सवाल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल की बात करें तो सबसे पहले आपने इसको, जो पहला तरीका है ना, वो आपने कॉमन सेंस से फाइंड करना है, इसकी वर्किंग जाया नहीं करना। पहला कॉमन सेंस से पता कैसे चलेगा कि अगर आपको जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू गिवन है, तो आप बुक वैल्यू का डिफरेंस ले लें, किसके से, डिस्पोजल से। तो अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, बेचा कम कीमत पे है तो लॉस हो जाएगा, अगर बुक वैल्यू कम है, बेचा ज्यादा पैसों का है तो गेन हो जाएगा। ओके होगी बात। तो इसका अगर लेजर बनाना पड़ जाए तो मैं आपको लेजर इसका बना देता हूं, लेकिन लेजर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। अगर सवाल के अंदर बुक वैल्यू गिवन है तो जस्ट उसको कैश के साथ कंपेयर कर लें, बट कभी कभी लेजर कंपलसरी हो जाता है। तो लेजर में यहां पर जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट लिखते हैं, जितना वो डेप्रिशिएट हो गया है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और यहां पर जितने का बेचा है वो अमाउंट लिखते हैं, और फिर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इस साइड पर आएगा तो लॉस होगा, और अगर इस साइड पर आएगा तो गेन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मतलब लॉस, और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नॉर्मली यहां पर लोग बुक वैल्यू और डिस्पोजल की वैल्यू को डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जनाब। तो गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल की स्टोरी यही है। डन। अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात मैं अभी खत्म कर देता हूं, क्योंकि बाकी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये दो चीज, इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वर्किंग कैपिटल कहते किसे हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नॉर्मल होता है जनाब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कहा जाता है, ये मैंने स्लैश डाला है, ओवर नहीं है, और करंट लायबिलिटीज को कहते हैं। यहां पर नॉर्मली गलती हो जाती है,
कैश फ्लो के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं आते। कैश फ्लो के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आते सारे हैं, लेकिन एक जगह नहीं, इसकी डिफरेंट जगह होती। तो मैं कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं, तो तमाम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के एक से ज्यादा हेड वो बना देता है, एक से ज्यादा हेड बना देता है। तो हम उसको देख लेते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल एक वो हिस्सा बनाता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एक पोर्शन वो बनाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और एक पोर्शन वो बनाता है लेजर्स का। तीसरी बात करते हैं, वो बना लेता है लेजर, यानी सेपरेट आप कह सकते हो। अब आ जाते हैं नॉर्मली कौन सी चीज वर्किंग कैपिटल की इनमें से कहां जाती है नॉर्मली। तो यहां पर नॉर्मली आता है जनाब, स्टॉक की बात हो रही होती है, इन्वेंट्री मतलब डेटर्स की चेंजेस इधर लिख देते हैं, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued expenses, ज्यादातर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ये चीजें आती। और एक चीज है, कभी कभी आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिख लेते हैं। लेकिन इसके अंदर बाहर मैंने सर्कल इसलिए लिखा कि ये ऑप्शनल है, इसकी कोई और जगह भी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह कुछ और भी होती है। तो नॉर्मली स्टॉक आता है, डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। क्लियर? और ये सारे के सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस ना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को कहते हैं। कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप देखें दोनों जगह पर आए। अगर वो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है तो फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और अगर उसकी लाइफ ज्यादा है बट लेस देन 12 मंथ, और तब हम उसको लिख देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के। अगर आप इन दोनों पोर्शन के अंदर देखें तो दोनों पोर्शन के अंदर लिखा क्या हुआ है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है IAS 7 के अंदर डिफरेंट है। फिर आ जाते हैं जी, वालेकुम सलाम।
सर वो मैं एक कैश फ्लो का क्वेश्चन कर रहा था, उसमें उन्होंने बैंक लिखा हुआ था और लाइबिलिटी में लिखा हुआ था, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो? बैंक क्या लिखा हुआ था लायबिलिटी में? बैंक हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा अगर बैंक नाम से लायबिलिटी में लिखा हुआ है। ओके सर, थैंक यू चल सर। नेक्स्ट, सेपरेट वर्किंग किसकी किया करेंगे? होगा वो वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में होगा, लेकिन होगा वो वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में क्या, जिसमें इंटरेस्ट पेएबल है, लगे हमारी करंट लायबिलिटी होती है, आपने उसकी सेपरेट वर्किंग करनी होती है, वो सवाल के अंदर आगे आएगी। मतलब उसको ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखना है, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखना है, इसकी अपनी वर्किंग करनी है। इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, इसके बाद डिविडेंड पेएबल कभी सवाल के अंदर आ जाए तो, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं जिनकी अपनी सेपरेट वर्किंग होती है, ठीक है। और ये वो करंट एसेट्स हैं जिनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी है और ना समझ लग रहे किधर एडजस्ट करना है, तो फिर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर उस एसेट और उस लायबिलिटी को भी लिख दें। मतलब जो चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं कैटेगराइज करके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को, अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में नजर आ रही है, तो आप उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लो मेरे भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी खत्म हो गए, डन। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। इंटरेस्ट का तो आपने बनाया है, इंटरेस्ट का तो आपने बनाया हुआ है कि उसमें एक पेड आता है, एक फॉर द ईयर आता है। तो पेड हम यहां पे लिखते हैं, फॉर द ईयर हम पहले ही लिख लेते हैं। एक होता है टैक्स, टैक्स का भी अगर लेजर बनाना पड़ जाए तो बना लेते हैं। टैक्स पेएबल का लेजर भी वैसे ही होता है जैसे इंटरेस्ट पेएबल का होता है। ओके की बात। तो टैक्स पेएबल के अंदर ब्रॉड ऑन आ जाता है, कैरिड ऑन आ जाता है, डन। फिर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आता है, एक्चुअल में ये क्या चीज होती है भला? टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, और यहां पर फिर आ जाएगा कैश। और इस सवाल के अंदर यानी इस फॉर्मेट के अंदर ये चीज है, टैक्स पेड है, ये है टैक्स फॉर द ईयर, ये एक्सपेंस है कि जो इस साल टैक्स का एक्सपेंस हुआ, और ये है जितना टैक्स आपने पे कर दिया। और इस फॉर्मेट के अंदर हमने टैक्स पेड लिखना है, टैक्स एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कभी कभी हमें कैश वो दे देगा तो टैक्स एक्सपेंस फाइंड कर लेंगे, और अगर टैक्स एक्सपेंस देगा तो टैक्स पेड फाइंड कर लेंगे। तो लो मेरे भाई, इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। इनडायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी हमारी। हमने सारी बातें सीखी कि कौन सी चीज किस लेजर से फाइंड हुआ करे, डन होगी बात। अब मैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड की भी करवा देता हूं। उसकी वजह खास ये है क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सेम है, फर्क ही सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। तो नमाज से पहले हम दोनों की ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं, और नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। और कोशिश करें, कोशिश तो अगर अच्छी कोशिश कर लें तो 2 सवाल कर लें, एक डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का,
और अगर कम अच्छी कोशिश करनी है तो फिर एक सवाल तो हम करेंगे। यस सर, करवा दें। चले जनाब, पहले मैं आपको बता दें, इस पे आ जाए, इसके फॉर्मेट में जो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आ जाए। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीज आती है? लिखा हुआ है कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीट फ्रॉम अदर इनकम, कैश पेमेंट टू सप्लायर और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। ये चार चीजें हैं जी। डेटर के बारे में बता दें सर। वो जब हाँ सही कह रहे हो, डेटर्स के बारे में वो एक ऑप्शन है। पहले आप मुझे काइंडली ये फिर करने दें, फिर मैं डेटर पे आता हूँ, ठीक है? पहले ये करने, आपने यहाँ पर बल्कि मैं बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जब डेटर की जो अमाउंट है, जब डेटर्स का हम चेंज लेते हैं तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। मैं ये दोनों ऑप्शन ना सवाल हल करके बताता हूं। एक ऑप्शन नंबर 1 है, दोनों में से कोई एक मर्जी कर लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप नेट डेटर्स का चेंज ले लें, नेट डेटर्स का चेंज ले लें। और नेट डेटर्स का चेंज आपने कहां पे लेना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के। अब नेट डेटर से है, मतलब डेटर माइनस प्रोविजन, डेटर्स की अमाउंट माइनस प्रोविजन, तो नेट डेटर्स आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप ऐसा करें, ग्रॉस डेटर का चेंज लें। ग्रॉस डेटर्स का चेंज लें और उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख दें। इसमें लिख दें वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये भी करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोविजन का भी चेंज लेना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और इसको आपने लेने एडजस्टमेंट के अंदर। फिर एडजस्टमेंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट नहीं होती, नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट, वो ओके होगी बात। तो ग्रॉस डेटर का चेंज लेंगे तो फिर प्रोविजन का चेंज अलग से लेना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। और अगर आप इन दोनों को ओपनिंग में से माइनस कर देना, क्लोजिंग को क्लोजिंग में से माइनस कर देना, तो नेट करके चेंजेस लोगे तो फिर सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, फिर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट में नहीं जाना। एक मैं क्वेश्चन की मिसाल दे देता हूं, यहां पर हमारे काइंडली आप इन चीजों का ख्याल रखा करें प्लीज। और जब कोई टीचर प्लीज बोलता है ना, इसका मतलब है वो बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी सी बात नहीं होती, राइट? कंसीडर इट। हाँ जी, सपोज दैट हमारे पास डेटर्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 साल की वन है, 2015 2016, यहाँ पर डेटर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स हैं जनाब 5000 और यहाँ पर है 6000, प्रोविजन है आपकी पहले 1000 और अब है 1200। अब इसके दो तरह से आप कर सकते हो। पहला तरीका,
इन दोनों को अलग से माइनस करो। 1000 को वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर शो कर दो, इंक्रीज इन डेटर के नाम से, आउटफ्लो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, और इसका जो डिफरेंस है 200 एडजस्टमेंट में अंदर जाकर ऐड कर दो। कहां पर? ये आपका कहां शो हो जाएगा? आउटफ्लो शो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, और प्रोविजन बढ़े तो ऐड बैक करते हैं, कम हो तो माइनस करते हैं। प्रोविजन बढ़ने का मतलब है आपने एक्सपेंस लिखा है, प्रोविजन कम होने का मतलब है आपने रिवर्स किया है। तो प्रोविजन ये बढ़ रही है तो आप ऐड बैक करेंगे किसके अंदर? एडजस्टमेंट के अंदर। अब अगर इसका नेट डिफरेंस ले ना, नेट, तो आपको 800 का आउटफ्लो नजर आ रहा होगा। अब आप नेट करके चेक कर लें, इनका डिफरेंस लें 4000, इनका डिफरेंस लें 4800। अब नेट का चेंज लेंगे तो 800 आ जाएगा आउटफ्लो, और ये किस में चला जाएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ओनली। तो नेट इफेक्ट सेम रहता है। तरीके दो हैं, दोनों, या तो आप इसका डिफरेंस ग्रॉस डेटर का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले लो और प्रोविजन का डिफरेंस आप एडजस्टमेंट में ले लो, या पहले इन दोनों को नेट कर लो उसके बाद डिफरेंस सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। डन होगी बात? तो चले भाई, नमाज का टाइम होने वाला है तो नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह 6:15 पे दोबारा क्लास इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल चेंज ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ानी है, पहले डायरेक्ट मेथड की, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की डिस्कशन करेंगे। सर ये एक्रूड प्रीपेड के बारे में बता दें। इसके बारे में सॉरी कर दें, एक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। एक्रूड वो सवाल के अंदर बताए होते हैं, कोई भी एक्सपेंस एक्रूड है मतलब एक्रूड वेजेस हैं, वो पेएबल है। एक्सपेंसेस हैं हमारे जो पे नहीं की, हमारी लायबिलिटी है, वो क्वेश्चन के अंदर बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया होगा तो होगा ही नहीं। वो हमारी होते लायबिलिटी। डेटर नेट कब होंगे और ग्रास कब होंगे? क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का जो बताते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में या जो वो एक्सट्रैक्ट देता है उसमें, ये बता दें। पता कि अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन हो तो जो डेटर्स होंगे वो ग्रॉस डेटर्स होंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन है तो जो फिर डेटर्स होंगे ग्रॉस डेटर्स होंगे। और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉट गिवन, गिवन ही नहीं है या अदर इंफॉर्मेशन में है, अदर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से बाहर, तो तब जो डेटर्स गिवन होंगे ना वो नेट डेटर्स गिवन होंगे क्वेश्चन के। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन है तो डेटर्स ग्रॉस होंगे, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ही नहीं, या अगर गिवन है तो अदर इंफॉर्मेशन में है, तो तब जो डेटर्स के ऊपर अमाउंट गिवन होगी वो हमेशा नेट डेटर। ठीक है जनाब, तो चले जनाब नमाज पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह 6:15 पे स्टार्ट दोबारा करते हैं। अल्लाह हाफिज।